चैप्टर 6 देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। एंजाइम्स क्या है? आपको एक एंजाइम बताना है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और इसका फंक्शन भी बताना है। तो एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि ऐसी चीजें जिनके प्रेजेंस में, जिनका प्रेजेंस जरूरी है कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस को कंप्लीट होने में। कैटलिस्ट ये प्रोटीन्स होते हैं जो आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट बढ़ाते हैं और खुद वो यूज नहीं होते। जैसे एमिलेज कैटलाइज करता है या फिर एक कैटलिस्ट का काम करता है ताकि स्टार्च जो हम ले रहे हैं उसको शुगर में तब्दील किया जा सके। आपके मुंह में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एमिलेज काम करता है। ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जो फोटोसिंथेसिस जब होती है। तो फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरीके से है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया, वाटर लिया, सनलाइट से एनर्जी ली और ये बना दिया। ये क्या है? यही एनर्जी है, यही आप स्टार्च कहें इसको या कार्बोहाइड्रेट कहें, और फिर वाटर और ऑक्सीजन रिलीज किया। तो फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरीके से बनती है। व्हेन डू द डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म सिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस। अब डेजर्ट प्लांट कब करते हैं? क्योंकि डेजर्ट प्लांट का कुछ अलग सिचुएशन है। जो डेजर्ट प्लांट है वो अपने स्टोमेटो को ओपन करते हैं नाइट के समय, रात के समय, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। दिन के समय जो स्टोमेटा है वो बंद रहता है। इससे क्या होता है कि जो पानी का लॉस है वो कम होता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए जो हो जाता था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स में रखते हैं जब तक सन नहीं आता। जब सन आ गया तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के समय। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें डिफ्यूजन बहुत सफिशिएंट है ताकि जितने भी रिक्वायरमेंट है खाने के वो पूरे हो सके। गैसेस का एक्सचेंज या वेस्ट का रिमूवल है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब होता है एक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, और क्योंकि इनका जो कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली हो सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, कॉन्टैक्टेड होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका जो रेट और डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने सेल, क्योंकि अब मल्टी मतलब एक से ज्यादा, ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये ज्यादा, इनको ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की ताकि ये लाइफ अपने चला सके, लाइफ सस्टेन कर सके, लाइफ प्रोसेसेस बना सके, जो पूरी तरीके से डिफ्यूजन से नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन इसको पूरा नहीं कर पाएगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनीज यूरेटर्स। आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी जो हमारा वेस्ट रिमूवल सिस्टम है उसको बताना है, किडनी भी बतानी है, यूरेटर्स भी बताना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप। ये रिमूवल कैसे होता है। ये आपका किडनी है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। ये आपका लेफ्ट यूरेटर है, ये राइट यूरेटर है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यहां से चीजें क्लीन होती हैं, यहां जाती है यूरेथ्रा, यहां पर जाके फिर ये निकल जाती है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। टोमेटो में क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में क्या है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में क्या है? टार्टरिक एसिड। टैमरिंड मतलब आपकी इमली। आपको रोल बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सब का। पहले डाइजेस्टिव एंजाइम देखते हैं। अब आप जो खाना ले रहे हैं, खाना जो आपने खाया, पका के खाया, रॉ फॉर्म में खाया, इसको तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है छोटे और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है वो उसे एब्जॉर्ब कर सके, उसे ले सके। जो फिजिकल ब्रेकडाउन है इस फूड का वो
वही काफी नहीं है, यानी कि आपने कहा कि मैंने दांत से चबा लिया, उसको छोटा छोटा कर दिया, तो वो काफी नहीं है। तो इसीलिए हमको एंजाइम की जरूरत पड़ती है ताकि हम इस फूड का जो केमिकल ब्रेक डाउन है वो कर सके, और जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है यानी कि आपके खाने के पाचन का या पचने का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जा सके, उसको गति प्रदान की जा सके। तो जो प्रोडक्ट है डाइजेशन के, ये बहुत छोटे जरूरी है ताकि इसको अब्जॉर्ब किया जा सके, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एसिड कहां से आ गया? आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी जर्म्स आप ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जो जितना कितनी भी सफाई से बना लें आप, जो गंदगी से बना रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जितनी भी सफाई से बना लें तो हमारे जर्म्स तो आसपास हर जगह पर है। कुछ जर्म्स अगर चले गए तो उसको हटाना भी तो है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पहले ये काम करता है। फिर ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो पेप्सिन है, ताकि खाने का ब्रेकडाउन हो सके, राइट। विली क्या है, या वाइली इसे कहें, ये ना उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो इसमें ना हाथ जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन इस तरीके से होते हैं। अब ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इनका काम ये है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि जो डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। अब आपने डाइजेशन तो कर लिया लेकिन वो जाना भी तो है शरीर में। ये जो विली है इनमें मतलब रिचली सप्लाइड कहे इनको, इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, बड़े रिचली सप्लाइड होते हैं, जो मदद किस काम में कर रहे हैं, ताकि आपका खाना जो डाइजेस्ट हुआ है, आपने खाने को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद इसको ब्लड स्ट्रीम में भी तो जाना है, तभी तो शरीर के अलग और जगह पे पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड ही तो फ्लो कर रहा है इधर से उधर। तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तभी आपका इधर उधर पहुंचेगा। Explain how does the exchange of gases occurs in plants across the surface of stems, root and leaf। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? प्लांट की बात करें, चाहे सरफेस ऑफ जो स्टेम हो, रूट हो, लीव्स हो, तो अगर मैं इस तरीके से एक प्लांट बनाऊं, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये आपके लीव्स हो गए, ये पत्ते हो गए। तो प्लांट में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोर कहते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं, लीव्स पे होते हैं, पत्तों पे होते हैं। और अगर स्टेम की बात करें तो यहां पर लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, जो गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ऑक्सीजन को दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पायरेशन के दौरान। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन वाटर इन प्लांट्स। अब इस प्लांट में पानी कहां से आएगा, मिनरल कहां से आएगा? तो पानी और मिनरल इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में जाइलम द्वारा। जाइलम वेसल्स होते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और ये पार्ट है वस्कुलर सिस्टम का जिसमें फ्लोएम सेल्स भी होते हैं। अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो का काम ये है कि जो फोटोसिंथेसिस मतलब जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उससे जो प्रोडक्ट बने उसको इधर उधर ले जाना इसका काम होता है। जैसे स्टेम में ले गए, रूट में ले गए, फ्रूट में ले गए, यानी कि सारे डायरेक्शंस में इधर उधर ले जाना होता है। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड पूरे शरीर में होता है और वो मूव कर रहा होता है, तो आपकी जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो ब्लड के थ्रू जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां ये फ्लोएम करता है। आपको रॉ मटेरियल्स बताने हैं जो जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है, जो पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू। वाटर, मॉइस्चर। प्लांट पानी लेते हैं सॉइल से, रूट से लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट लीव से। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई पेड़ों को पानी तो नहीं देते आप, लेकिन फिर भी वो सरवाइव करते हैं। कैसे? हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, उसको लेते हैं। अगर आप पेड़ों में पानी दे रहे हैं तो वो जमीन से ले रहे हैं, जमीन से भी लिया जाता है और आपके एटमॉस्फेयर से भी लिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका सनलाइट। सनलाइट, अब पेड़ों में क्लोरोफिल होती है, जो हरे क्यों दिखते हैं पेड़? क्लोरोफिल,
तो क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और भी जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और फिर खाना बन सके। हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। क्यों ऐसा है कि जो केवल पत्ते या घास खाते हैं ऐसे जानवर, उनकी जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बड़ी लंबी होती है। लेकिन अगर कार्निवोर्स की बात करें, जो मांस खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। उसका कारण ये है कि सेलुलोज क्योंकि हार्बीवोरस है, ये पेड़ पौधे खा रहे हैं, इसमें सेलुलोज होता है, इसका डाइजेशन बहुत बहुत समय लेता है। तो हार्बीवोरस जो ग्रास खा रहे हैं उनको लंबी इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है ताकि पूरी तरीके से डाइजेशन हो सके सेलुलोज का। जहां तक कि कार्निवोर एनिमल का सवाल है, वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें सेलुलेज एंजाइम चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उनका शॉर्टर इंटेस्टाइन होता है, थोड़ी कम इंटेस्टाइन होती है। तो आप देखेंगे शेर, चीता, ये केवल मांस खाते हैं। अगर ये पत्ते वगैरह खाएंगे भी तो ये डाइजेस्ट नहीं होने वाला। राइट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ अ स्टेन लीफ पील। आपको 4 सीक्वेंस लिखने, मतलब करेक्ट सीक्वेंस लिखने हैं। 4 स्टेप जो होते हैं, एक जो तरीका है जो प्रिपरेशन का है, टेम्पररी माउंट ऑफ अ स्टेन लीफ पील। आप उसको किस तरीके से करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या बात हो रही है। पहले आप एक काम करिए, एक बढ़िया सा इस तरीके से पत्ता लीजिए प्लॉटेड प्लांट से, ठीक। अब हटा दीजिए एक पार्ट इस पील का, छोटे नीचे वाले सरफेस से लीफ की। आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि फोल्ड कर सकते हैं लीफ को, और फोरसेप से यू कैन पुट दी पील। अब इस पील को एक वॉच ग्लास पे रखिए जिसमें पानी हो। अब इसमें क्या करिए, कुछ ड्रॉप डालिए आप सैफ्रनिन स्टेन की वॉच ग्लास में। 2 से 3 मिनट के बाद इस पील को निकालिए और इसको रखिए किसी क्लीन ग्लास स्लाइड पे। इस पे डालिए ग्लिसरीन इस पील पे, और जो क्लीन कवर लिप्स, इस पे आप नीडल यूज कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं इस पे। जो एक्सेस स्टेन है उसको हटाइए, और ग्लिसरीन को आप ब्लोटिंग पेपर यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे स्लाइड के नीचे कि जो स्लाइड है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे लगी, देखिए आपको बहुत क्लियरली चीजें दिखाई देंगी। तो यही है एक टेम्पररी माउंट जो स्टेन लीफ पील का होता है। ये इस तरीके से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि उसको हम देख सकें। मैमल और बर्ड्स, क्यों ये जरूरी है कि हमको सेपरेट करना है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो मैमल और बर्ड्स होते हैं ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इनको डिपेंड नहीं होना पड़ता एनवायरनमेंट पे ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। इस कारण से जो बर्ड और मैमल है, इनको दे रिक्वायर, उनको जरूरत होती है बड़े ऑप्टिमाइज्ड ऑक्सीडेशन की, जो ग्लूकोज का है। ये तब हो सकेगा जब उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, उनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है, राइट, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा उन्हें प्रॉपर मिलती रहे। आपको नीड डायग्राम बनाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ह्यूमन बीइंग्स में है, और लेबल करना है लेफ्ट किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये 2014 में आया था। तो इसमें ये किडनी है आपकी, और किडनी से आप ये लेफ्ट यूरेथर है, लेफ्ट किडनी से आ रहा है। ये राइट किडनी से राइट यूरेथर आ रहा है, यहां से पेशाब आपकी बाहर निकलती है। आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाना है, उसको लेबल भी करना है डायफ्राम और लेरिंग्स।
तो यहां से शुरुआत होती है आपके नाक से और मुंह से आप सांस लेते हैं। ये आपका गला है जिसको हम थ्रोट कहते हैं। ये ट्रेशिया है। ये आपके लंग्स है। ये 3 लोब है राइट लंग के, ये 2 लोब है आपके लेफ्ट लंग की, और ये आपका डायफ्राम होता है। दिस इज योर डायफ्राम। मैं बस बता दूं कि ये जो पार्ट होता है इसी को हम लैरिंग्स कहते हैं, जहां से हमारी आवाज बनती है ना, उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। आपको साइट बताना है जहां पर एक्सचेंज हो रहा होता है मटेरियल का, आपके खून, ब्लड और उसके आसपास के सेल में। आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बॉडी में। तो इसमें इस तरीके से समझेंगे कि ये आपकी लंग कैपिलरीज है, फेफड़े जिसे हम कहते हैं, जो सांस के काम में आते हैं। ये आपका लंग कैपिलरीज है। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी लंग की तरफ जा रही है। ये आपका पल्मोनरी वेन है जो लंग से आ रही है, राइट। तो अब ये आपका वेना कावा है, ये आपका ऑर्टा है। ये कैपिलरीज है बॉडी ऑर्गन, ये लंग से आ रही है। कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग के अलावा। तो ये तरीका होता है, ये इस तरीके से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बॉडी में। मतलब ऑक्सीजनेटेड चीज अंदर जाती है, फिर डीऑक्सीजनेटेड बाहर निकल जाती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in your body? अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या होगा? अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ये आपको एनीमिया, एक एनीमिया डिसीज होती है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। एनीमिया में क्या है कि ब्लड पूरी तरीके से, जो आपका खून है वो आपका ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं कर पाता है बॉडी में, तो रेस्पिरेशन में समय लगता है और बॉडी में कम एनर्जी रहेगी। जो हीमोग्लोबिन जिसमें कम होता है वो वीक अपने आप को बड़ा पेल समझता है, वीक समझता है, उसको थकावट होती है, और कोई फिजिकल वर्क है, जो हैवी फिजिकल वर्क है, वो नहीं कर पाएगा। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। लंग्स की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो इसको बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? पहली चीज तो ये है कि लंग से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो क्या क्या इसमें फीचर्स है? पहला ये है थिन, पतली। इसका मतलब ये है कि जो एयर सैक वॉल्स हैं वो बहुत पतली होती है, तो जो गैसेस हैं वो पूरी तरीके से डिफ्यूज हो सके, आ जा सके, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जा सके ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं। मॉइस्ट के बारे में बात करें तो जो एयर सैक्स हैं ये मॉइस्ट होते हैं, इनमें म्यूकस होता है, तो जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व हो सके डिफ्यूज होने से पहले। सरफेस एरिया ज्यादा है, जो सरफेस एरिया है गैसेस के लिए ताकि वो डिफ्यूज हो सके ह्यूमन लंग्स में, वो बराबर होता है टेनिस कोर्ट की तरह। आप सोचिए, टेनिस कोर्ट के बराबर होता है वो। जो एल्वियोली है वो मदद करता है ताकि हम इंक्रीज कर सके सरफेस एरिया जब ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। अच्छी ब्लड सप्लाई, जो एयर सैक्स हैं या जो एल्वियोली है, इनमें बड़े लंबे या कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं, बहुत बड़े कह सकते हैं इसको, कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, ताकि जो वॉल्यूम्स है, ज्यादा वॉल्यूम के गैस एक्सचेंज किया जा सके। जितना ज्यादा फ्लो होगा ब्लड का उतना ज्यादा एक्सचेंज होगा। HCl का क्या रोल है आपके पेट में? पहली चीज तो ये है कि जितने भी पैथोजेंस और माइक्रोब्स आ रहे हैं उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है। पहला काम तो ये हो गया। अब इसका पीएच जो लेवल है वो है 2। पेट का आप देखेंगे पीएच लेवल 2 होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे पेप्सिन है, ताकि प्रोटीन को ब्रेक किया जा सके जितना इफेक्टिवली पॉसिबल है इस पीएच पे। ये सारे काम कौन प्रोवाइड करता है? HCl या एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है फैट का? पहली चीज तो यह है कि प्रोटीन का डाइजेशन और पैनक्रिया को कहना या स्टिमुलेट करना ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम दे सके और बाइल जूस दे सके।
और फिर उसके बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी पहले रोल HCl का ही ले रहे हैं। तो रोल ऑफ HCl में एक दो चीज तो मैंने बताई, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इसका काम ये होता है कि देखिए साहब, HCl तो एसिड है, लेकिन हमको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी चाहिए। तो प्रोटीन का डाइजेशन होना है तो पैनक्रियास को कहा जाता है, देखिए साहब आप अपना डाइजेस्टिव एंजाइम दीजिए, बाइल जूस भी आता है लिवर से। तो इससे एक तो एनवायरनमेंट बनता है ताकि डाइजेशन हो सके, दूसरा जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको हटाया जा सकता है। अब हम इमल्सिफिकेशन पे आते हैं फैट के। जो फैट हम लेते हैं वो बड़े लार्ज, उसमें इसको हम लार्ज ग्लोब्यूल फैट्स कहते हैं, उसको तोड़ना होता है ताकि बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स बने। तो बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ना, इसी को हम इमल्सिफिकेशन समझ सकते हैं। तीसरे पे आते हैं, विच प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रिया से जूस आ रहा है उसमें कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो इसमें ट्राइप्सिन, ये ट्राइप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो पैनक्रिया देता है जिससे प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। आपको टेबुलर फॉर्म में तीन डिफरेंसेस बताना है आर्टरीज और वेन्स में। तो आर्टरीज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर पल्मोनरी आर्टरी तक ले जाता है। आर्टरी का काम ये होता है। वेन्स का मतलब ये है कि ये जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई है, वेन इसको लेता है, हार्ट की तरफ ले जाता है, पल्मोनरी वेन्स की तरफ नहीं ले जाता। मतलब पल्मोनरी वेन को छोड़ के वेन्स का काम ये होता है। आर्टरीज की बात करें तो ये बहुत डीपली अंदर सिचुएटेड होती है आपकी बॉडी में, लेकिन वेन्स बड़ी सुपरफिशियल होती है, बड़ी सुपरफिशियल होती है, लोकेशन वाइज डीप हो सकती है। आर्टरीज ये बड़ी थिक वॉल्ड होती है, मोटी होती है, मस्कुलर होती है। जैसे इनको छोड़ के अगर आप क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वो इतनी नहीं होती, बाकी बड़ी थिक वॉल्ड होती है। लेकिन वेन्स हमेशा थिन वॉल्ड होती है, उनकी जो वॉल होगी वो पतली होती है। आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाना है जिसमें आपको रीनल आर्टरी और यूरेथ्रा दिखाना है। तो ये आपका सिस्टम है जिसमें किडनी है, यूरेटर है, ये ब्लैडर है आपका, ये यूरेथ्रा है। तो रीनल आर्टरी या किडनी या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करते हैं। जो रीनल आर्टरी है ये ब्लड को कैरी करती है किडनी में। कहां से? जो एब्डोमेन मतलब पेट का जो ऑर्टा है, ये जो ब्लड है ये कहां से आता है? हार्ट से आ रहा है। इसको किडनी में ले जाया जाता है ताकि इसको फिल्टर किया जा सके, इससे पहले कि इसको बॉडी में भेजा जा सके। तकरीबन एक तिहाई जो कार्डियक आउटपुट हो रहा है, जो दिल, कार्डियक मतलब दिल होता है, हर हार्टबीट के पर वो रीनल आर्टरी में जाता है ताकि इसको फिल्टर किया जा सके किडनी द्वारा। जो किडनी है इसमें एक रीनल आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है ब्लड, राइट। इसमें रीनल आर्टरी होती है जो ब्लड की सप्लाई करती है, और जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो ब्लड क्लीन हो गया है, वो आपके रीनल वेन से निकलता है। किडनी का काम क्या होता है, जो बहुत एसेंशियल फंक्शन है, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है ब्लड से, और जो हमारे शरीर का वाटर फ्लूइड है, मतलब हमारे शरीर में जो फ्लूइड लेवल है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। जो किडनी है वो रेगुलेट करता है बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को, और जो हमारे बॉडी में मिनरल हैं उनका कॉम्पोजिशन, और एसिडिटी, क्योंकि एक एसिडिक वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को ठीक करने के लिए एक तो एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और साथ में इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे काम किडनी कर रहा है। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर एक ट्यूब है, जो यहां पर भी देख पा रहे हैं, एक ये ट्यूब है जो यूरिन को लेके जाता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। तो दो यूरेटर होते हैं, और लेफ्ट किडनी राइट किडनी में अटैच होते हैं, दो होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपका, अगर ये ब्लैडर की बात करें, ये एक मस्कुलर सैक होता है, एक तरीके से थैली होती है जो एक्सपैंड भी कर सकती है, और यहां पर पेशाब जो है जमा होती है, यानी कि जो वेस्ट वाटर कह सकते हैं बॉडी का, वो जमा होता है इससे पहले कि उसको बाहर निकाला जा सके। यूरेथ्रा से इसको बाहर निकाला जाता है।
आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना है ह्यूमन बॉडी का, और फिर उसको लेबल भी करना है, ऑर्टा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो बस ये किडनी है, ये यूरेटर है आपका, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड? तो उसका दूसरे का जवाब देखते हैं, क्योंकि पहला हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड जो हार्ट से आ रहा है वो किडनी में आता है, राइट? और रीनल आर्टरीज, आप समझिए इसमें 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं पर किडनी। फिर उसके बाद ये जाता है ग्लोमरुलस, या आप ये कहें ब्लड कैपिलरीज का बंच होता है वहां पर। जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, आपका क्रिएटिनिन है जो ब्लड में, और उसके बाद ये रीनल ट्यूबुल से निकलता है। जो लूप है हेनली, ये रीअब्जॉर्ब करता है कुछ सब्सटेंस को, जैसे वाटर, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन भी इसमें होता है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है, मान लीजिए इसमें पानी बॉडी में नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन पैदा करती है किडनी को, ताकि देखिए साहब पानी की कमी है, आप ज्यादा पानी ना छोड़ें, यूरिन में ना डालें। तो इससे क्या होता है, बॉडी का यूरिन या बॉडी का पानी कंटेंट बना रहता है, और बाकी जो वेस्ट है उसको आप यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से वो बॉडी से पेशाब की तरह निकल जाता है। Why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? जो ट्रेशिया के वॉल्स है वो कोलैप्स क्यों नहीं करते जब उसमें कम हवा है, कम एयर है? ट्रेशिया में कुछ रिंग्स होते हैं कार्टिलेजेस के, जैसे कान है ना हमारा, कान और नाक ये कार्टिलेज से बना हुआ है, तो कुछ रिंग्स होते हैं कार्टिलेजेस के ट्रेशिया में। ये जो रिंग्स होते हैं ये इस ट्रेशिया को सपोर्ट करते हैं, और वो उसको कोलैप्स नहीं होने देते अगर उसमें कम एयर भी जा रही है तब। इन ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम और एलिमेंट्री कनाल, आपको साइट बतानी है जो कंप्लीट डाइजेशन होता है अलग अलग कंपोनेंट फूड का, और आपको प्रोसेस भी बताना है डाइजेशन का। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर एक्चुअल डाइजेशन होता है अलग अलग कंपोनेंट, जो खाना खाते हैं हम उसका यहां एक्चुअल डाइजेशन यहां होता है। और जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो तो मुंह से शुरू हो जाता है, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता देखिएगा, माउथ से शुरुआत करते हैं। हमारे खाने का जो डाइजेशन है, मैंने बताया कि मुंह से शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में सलाइवा होता है जो अपने आप में उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम सलाइवरे एमिलेज कहते हैं। मैल्टोज है, डेक्सट्रीन्स है, वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक करने के काम आते हैं। अब स्टमक की बात करते हैं, खाना पेट में पहुंच गया, जो स्टमक है वो रखता है, पहले तो स्टोर करेगा और मिक्स करता है जो फूड आया है इसोफेगस से, गले से, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस मिलाता है। जो मेन गैस्ट्रिक जूस है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है और पेप्सिनोजन है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डिसॉल्व करता है इस फूड को और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इस मीडियम में जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो आपका जो भी प्रोटीन है आपके खाने में उसको डाइजेस्ट करने के काम में आता है, यानी कि इसको हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहते हैं। म्यूकस क्या करता है, जो आपके पेट की इनर लाइनिंग है, अब HCl है, एसिड है, वो तो आपके पेट की लाइनिंग पे भी एक्ट कर सकता है, तो म्यूकस इसको रोकता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है, वो जगह है जहां पर पूरी तरीके से डाइजेशन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। जो छोटी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइनल जूस बनते हैं, जो उसमें उसके वॉल में जो ग्लैंड्स होते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस है ये आगे मदद करते हैं डाइजेशन के लिए फूड का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से जूसेस आ रहे हैं, लीवर से और पैनक्रियास से। डाइजेस्टिव जूसेस लीवर से भी आते हैं, पैनक्रियास से भी आते हैं। लीवर आपको बाइल जूस देता है, जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ा जाता है। और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस देते हैं, जो आपके प्रोटीन को और खास तौर पे जो इमल्सिफाइड फैट बना है उसको डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं। और फिर जब पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है तो इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके वॉल्स के थ्रू, उनकी वॉल्स यानी कि आप ये कहिए जो उनकी सरफेस है उसके थ्रू वो अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। लिस्ट द 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 3 तरीके जो ब्लड वेसल्स है वो बताने हैं, उनके फंक्शन भी बताने हैं टेबुलर फॉर्म। तो आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। आर्टरीज ये ऑक्सीजन जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, हार्ट से लेते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स में जाके देते हैं। वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें नहीं है उस ब्लड में, वो आपके सारे ऑर्गन से उठाते हैं और हार्ट में पहुंचा देते हैं। कैपिलरी क्या करते हैं? कैपिलरी का काम होता है एक्सचेंज का। खून और उसके आसपास जितने ब्लड स्ट्रीम जो है और उसके आसपास जो सेल है उनमें ये आदान प्रदान करता है, वो कैपिलरी का काम है। आपको एक डायग्राम बताना है ताकि आप एक स्टोमेटल पोर दिखा सके और लेबल करना है। गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहां पर आप देखिए, ये यहां पर स्टोमा, ये जो स्टोमा है ये ओपन है, यहां पर स्टोमा आपका क्लोज्ड है। यहां पर ये जो बाहर की ये चीज देख रहे हैं, ये बहुत पतली आउटर वॉल है, ये आपके गार्ड सेल है। ये अंदर का ये थिक इनर वॉल है, ये इनर वॉल है आपका। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये है आपका एक खुला हुआ स्टोमेटापोर। ये आपके गार्ड सेल्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट भी मैंने आपको दिखाया। आपको 2 फंक्शन बताने हैं स्टोमेटा के। तो स्टोमेटा के 2 फंक्शन क्या है? एक तो गैसेस का एक्सचेंज, किसके बीच में? जो प्लांट है और जो एटमॉस्फेयर है, उन दोनों के बीच में गैसेस का एक्सचेंज किसके जिम्मे है? स्टोमेटा के। और ट्रांसपायरेशन, यानी जैसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, हम सांस लेते हैं तो प्लांट भी सांस लेते हैं, वो भी स्टोमेटा का काम है। हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर? ये जो खुला हुआ है और ये जो बंद हो रहा है, कैसे जो गार्ड सेल है इसमें अपना रोल इंश्योर करते हैं? तो जो खुलना है या बंद होना है पोर का, ये किसका काम है? गार्ड सेल का। इसका नाम ही इसलिए गार्ड सेल दिया हुआ है। गार्ड सेल जो होते हैं फूलते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं जब वाटर इसमें आता है। इससे क्या होता है कि स्टोमेटा जो पोर है वो खुल जाता है। ये जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक होते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं, तो पोर आपका बंद हो जाता है। क्योंकि पानी का बहुत लॉस होता है इस स्टोमेटा के थ्रू, तो प्लांट क्या करता है? इन पोर्स को बंद कर देता है जब इसको जरूरत नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। जब इसको जरूरत नहीं है तो उसे बंद कर देता है। आपको लेबल्ड डायग्राम बताना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वो जगह जहां से एयर फिल्टर होगी और म्यूकस, और वो जहां जहां पर टर्मिनेट होगा, जैसे लाइक स्ट्रक्चर्स है, बलून अभी दिखाता हूं मैं आपको, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो पार्ट दिखाने हैं। जहां पर अलग से चेस्ट कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी के लिए। तो ये इसका पूरा सिस्टम है। ये आपका नेसाल पैसेज है, ये आपकी माउथ कैविटी है, इसको कहते हैं फेरिंग्स। और उसके नीचे होता है गला का जो पोर्शन है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। उसके नीचे आपका ट्रैशिया। ये जो आपके रिंग्स हैं, ये रिंग्स है कार्टिलेज की। उसके बाद आप यहां पर आएंगे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर यहां पर आपका ब्रोंकाई होता है। ये आपके जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये ब्रोंकोल्स होते हैं। ये आपका होता है एल्वियोलर सैक। नीचे वाला जो पोर्शन ब्राउन देख रहे हैं, ये होता है डायफ्राम। ये आपके रिब्स है, कवरिंग आपकी एक तरीके से समझ लीजिए। और ये आपके लंग्स है। अगर थोड़ा इसके अंदर और जाए तो यहां पर एल्वियोलीज है, इस अंदर के बारे में बात कर रहा हूं। और ये आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकोल्स है। व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स? जो जमीन पे रहते हैं और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर, उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग में अंतर क्यों है? देखिए, जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना, बहुत मतलब ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। अगर आप बाहर की तरफ पानी से बाहर निकलेंगे तो हवा ही हवा है। तो एक्वेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको बहुत तेज तेज सांस लेना पड़ता है अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। तो इसलिए वो बड़ी तेज सांस लेते हैं। आपको एक बहुत क्लीन डायग्राम बनाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन बीइंग का। उसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा दिखाना।
तो फिर से उसी पे आ जाते हैं, क्योंकि कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए ये किडनी है आपका, ये यूरेटर है आपका, ये ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, 2 किडनी है, 2 यूरेटर है। तो ये पहला पार्ट देखा हमने लाइफ प्रोसेस का। अभी एक और देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।